नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, वो है NSC का कोलोकेशन स्कैम। इस वीडियो में दोस्तों हमारा मेन फोकस रहेगा जो इस स्कैम की मॉडस ऑपरेंडी थी, यानी किस तरीके से ये स्कैम हुआ, और उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स इन्वॉल्व है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको भी ये स्कैम जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने इस समय भारत के दो स्टॉक एक्सचेंजेस दिख रहे हैं। इस बिल्डिंग को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और दूसरी जो पिक्चर आपके सामने है वो है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1993 में। अब स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करते हैं, तो आइए इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास एक कंपनी है जिसे हम जानते हैं LIC के नाम से। और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जल्दी ही LIC का IPO लाने वाली है। तो इस प्रोसेस को भी हम इसी वीडियो में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब LIC नाम की एक कंपनी जो है गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट चाहती है कि इस LIC की पॉलिसी को, जिस समय इसका 100% शेयर होल्डिंग है, किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस LIC कंपनी को मैं प्राइवेट ना रख के अब पब्लिक कर दूं। यानी पब्लिक करने का मतलब क्या है कि इसमें से कुछ हिस्सेदारी मैं जनता को भी दूं, यानी लोग भी इसके हिस्सेदार बने। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इस LIC की जो कंपनी है इसको एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करना होगा। अब जनरली होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करती है, वो तो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करती है। इसका मतलब वो खुद को BSE में भी लिस्ट करेगी और NSC में भी लिस्ट करेगी। तो अब ये जो प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है कि किसी कंपनी को आप, जो कि पहले प्राइवेट कंपनी थी, किसी के पास उसके 100% शेयर्स थे, वो अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रही है ताकि वो अपने 100% में से मान लीजिए 20% जो हिस्सेदारी वो बेचे। और यहाँ पे जो खरीदार बैठे होंगे, जैसे ही ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करेगी, इसे हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी मुझे अपनी कंपनी को पब्लिक करना था, इसीलिए मैंने एक इनिशियल पब्लिक ऑफर दिया, ये बोलकर कि मैं एक शेयर की कोई वैल्यू लगा दूं। मान लीजिए मैं एक शेयर की वैल्यू इस समय कह देता हूं कि 100 रुपए है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम LIC के 200 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। तो यहाँ जो भी लोग बैठे होंगे जिनको LIC का शेयर अपने पास रखने में इंटरेस्ट होगा, वो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इन शेयर्स को खरीदेंगे। इसका मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनका काम क्या है? ये एज अ मीडियम एक्ट करते हैं, जहां किसी भी व्यक्ति को अगर अपने शेयर्स को बेचना है और अगर किसी भी व्यक्ति को अपने शेयर्स को खरीदना है, तो उसके लिए ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या करते हैं? एज अ मीडियम एक्ट करते हैं। तो अब आप सोचेंगे सर क्या हमें दोनों से खरीदना होगा? नहीं, ये आपकी मर्जी है कि आप जो शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनसे खरीद लीजिए, या फिर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनसे खरीद लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने एक IPO का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में किसी कंपनी को पहली बार अपने आप को रजिस्टर करती है। इसके बाद एक बार जब कंपनी इन एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद मान लीजिए कि जिन्होंने स्टार्टिंग में IPO के शेयर्स खरीदे थे, अब उनको लगता है कि भाई हमने तो 100 रुपए का खरीदा था, आज की डेट में वो शेयर 150 रुपए का हो गया है, उसको बेच देते हैं। जब ये बेचेंगे तो और भी कोई व्यक्ति होगा जिसको लग रहा होगा कि ये 150 रुपए का शेयर और महंगा जाएगा, तो मैं अभी 150 में खरीद लेता हूं, आगे जाके और सस्ते में और महंगे में बेच दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, ये खरीदार और बेचने वाले दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या? इस मार्केट की तरह आपके सामने एक मार्केट दिख रही है। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो कैंपस है, यही आपका स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये हैं बेचने वाले, इन्हें हम कहेंगे बिडर्स, और ये है खरीदने वाले, इन्हें हम कहेंगे आस्कर्स, यानी आस्क करने वाले। सिमिलरली ये भी हैं हमारे बिडर्स और ये हैं आस्क करने वाले। बिडर्स का काम क्या है? बिडर्स अपने जो भी उनके पास शेयर होंगे, मान लीजिए जो फ्रूट्स हैं, ये शेयर्स हैं, वो अपने फ्रूट्स यानी शेयर्स के लिए कोई प्राइस कोट करेंगे, और आस्कर्स भी अपना एक प्राइस कोट करेंगे। जहां
इनके बीच में एक तालमेल बैठेगा कि हाँ भाई, आप जो बिड कर रहे हैं और जो मैं देने को राजी हूं उस पर मैं एग्री करता हूं, तो एक ट्रेड हो जाता है। इसी तरीके से इसको समझने की बात है, मान लीजिए यहां पे एक नहीं, यहां पे लमसम 10 व्यक्ति खड़े हो। अब बिडर ने तो अपना प्राइस रख दिया, आस्कर्स जो होंगे वो अलग अलग प्राइस कोट करेंगे, कोई बिडर के प्राइस से ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, लेकिन इन दोनों को भी ये बात पता नहीं है। तो ये काम कौन कर रहा है इनको मैच करने का? मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। तो ये चीज अब हमें समझ में आई कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे बिडर्स होते हैं एक शेयर के लिए और बहुत सारे आस्कर्स होते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन है ये एक्चुअल ट्रेडिंग की स्क्रीन है, जहां पे हम देख सकते हैं आईटीसी कंपनी। आईटीसी आपकी वो कंपनी है जो आप देखेंगे आशीर्वाद के आटा बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप ये देखिए, ये है बिड की क्वालिटी, मतलब कि भाई लोग जिन्होंने आईटीसी के एक शेयर की जो कॉस्ट रखी है वो 262.15 रखी है, ऐसी कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने टोटल शेयर्स हैं इस प्राइस पे अवेलेबल, जो लोग जो बेचना अपने आप को बेचना चाहते हैं, तो वो है 16 लोगों ने टोटल इतने शेयर्स के लिए ये प्राइस मांगा है। वहीं पे खरीदार ने क्या मांगा है? खरीदार ने कहा है कि भाई मैं खरीदूंगा तब जब मुझे ये प्राइस मिल जाएगा, और इतने, और कितने खरीदार हैं? 5 खरीदार हैं, और टोटल वो कितने शेयर्स मांग रहे हैं? तो 440 शेयर्स मांग रहे हैं। अब ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये एक ब्रोकर का है, और ब्रोकर किससे कनेक्टेड है? किसी हमारे स्टॉक एक्सचेंज से। तो अब हमें ये पूरी की पूरी जो गुत्थी थी ये समझ में आती है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करता है, दोनों बिडर्स और जो ऑफर्स या फिर जो आस्कर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। अब समझते हैं कोलोकेशन को, क्योंकि कोलोकेशन ये हमारे स्कैम का जो है ना एकदम रूट है। तो देखिए, यहां से अगर इन मान के चलिए यहां से कुछ लोग हैं जिनको अपने शेयर्स बेचने हैं, उन्होंने अपने शेयर्स के लिए एक प्राइस मांगा और एंटर कर दिया। जैसे ही उन्होंने एंटर किया सिस्टम में, वो प्राइस जाएगा सर्वर में। अभी सर्वर कहाँ पे है? तो ये आपके एनएससी में हो सकता है या फिर बीएससी में हो सकता है, यानी आपके स्टॉक एक्सचेंज में होगा। और उसके बाद ये डेटा इस सर्वर से इनके पास जाता है। ये लोग हैं आपके बायर्स। अब ये जो बायर्स हैं ये भी अपना एक प्राइस कोट कर रहे हैं कि भाई हम तो इतने पे खरीदना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए इनको जो प्राइस दिख गया इन्होंने उसी पे खरीद लिया। इसका मतलब ये है कि ये सर्वर भी काम क्या कर रहा है? इन दोनों को मिला रहा है। लेकिन अब अगर आप सोचिए, मैं कोलोकेशन करता हूं। कोलोकेशन मतलब जैसे ही इन लोगों ने अपना प्राइस यहां पे रखा, मैंने एक बंदे को यहां बैठा दिया, मतलब सर्वर में डिटेल जाने से पहले। यहां पे ये जो नटोरियस बंदा है, इसने क्या किया, जैसे ही प्राइस आया इसने कहा प्राइस तो जो है अभी कम है, अभी आगे के लोगों को नहीं पता कि प्राइस इतना है। मान लीजिए इन लोगों ने कोट किया किसी प्राइस का, शेयर का प्राइस 200 रुपए, इसको पता है कि शेयर का प्राइस 200 है, इसने जल्दी से 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से इनके शेयर्स जो है खरीद लिए। और जैसे ही डिमांड बढ़ी उस शेयर की, अब उसका प्राइस 200 नहीं रहेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही वो सर्वर में गया, सर्वर के आगे आते ही अब इन लोगों को एक्चुअली में जो शेयर 200 रुपए का दिखना चाहिए था वो अब दिख रहा होगा 201 या 202 रुपए का। इसका मतलब 1 या 2 रुपए जो है शेयर महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड यहीं पे किसी ने क्रिएट कर दी, यहीं पे उसको जो है खरीद के उसकी डिमांड क्रिएट कर दी। अब इन लोगों को लगेगा कि भाई शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये जैसे ही खरीदने के लिए करेंगे कि भाई हम चलो हम 201 या 202 पे ही खरीद लेते हैं, उसी समय, क्योंकि सारे शेयर तो इस व्यक्ति ने खरीद रखे थे 200 के, ये उसी समय अपने शेयर्स को बेच देगा, यानी ये पर शेयर 1 या 2 रुपए कमाएगा। अब आप सोचेंगे सर 1 या 2 रुपए से क्या होगा? भाई 1 या 2 रुपए से ये फायदा होगा कि वो अगर 1 करोड़ शेयर्स होंगे उसके पास, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 करोड़ रुपए सीधा कमा गया। या अगर उसके पास 1 करोड़ के शेयर्स होंगे तो 2 रुपए पर शेयर वो कमा रहा है, तो 2 करोड़ सीधा कमा गया। तो कोलोकेशन का मतलब ये है कि जो सर्वर है उसके पास में ही किसी को बैठा दिया जाए। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी वही होगा कि यहां किसी को बैठा दिया जाए, सर्वर के इतनी पास बैठा हुआ है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास सबसे पहले आ रही है। और जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन पहले आ रही है, मान लीजिए ये जो गैप हो सकता है इनके बीच में और इनके बीच में इंफॉर्मेशन का, टाइमिंग का, वो हो सकता है आधे सेकंड का हो। लेकिन शेयर मार्केट में आधे सेकंड की भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि जिस प्राइस पे इन भाई साहब ने शेयर को खरीदा होगा और फिर जिस प्राइस पे ये भाई साहब शेयर को खरीदेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है शेयर मार्केट की वैल्यू में। और जैसे ही अब, क्योंकि इनको तो कम दाम मिला, इनको ज्यादा दाम मिला, ये हो गई एक अनफेयर प्रैक्टिस।
क्योंकि जो व्यक्ति भारत में दूर दूर के हिस्सों में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली से ट्रेडिंग कर रहा है, मान लीजिए कोई कोलकाता से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई चेन्नई से ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी कैपेसिटी और एक व्यक्ति जो एनएससी के सर्वर रूम के बाजू में ही बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, जहां से डेटा निकल रहा है, उसकी कैपेसिटी में डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब डेटा आया तो इस व्यक्ति को मिला और इस व्यक्ति ने उस डेटा का यूज कर लिया और तभी वो डेटा आगे गया, मतलब उस डेटा को जो है फर्ज कर दिया गया और प्राइस, शेयर के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके इन लोगों ने अपने लिए प्रॉफिट कमा लिया। सारा का सारा खेल जो समझने वाला है, आपको मैं बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक सेकंड के आधे हिस्से में इन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया। आपको अगर इस एग्जांपल को और अच्छे से समझना है तो अगर आप याद करिए, जब हम रेलवेज में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे पहले टिकट्स बुक किया करते थे, उस समय क्या होता था कि हम लोग जैसे ही लॉगिन करते थे, पहले हमें दिखाता था कुछ नंबर ऑफ सीट्स, मान लीजिए 100 सीट्स दिखाता था, और जैसे ही हम प्रोसेस करते थे सडनली हमारी प्रोसेस ड्रॉप हो जाती थी और पता लगता था कि भाई सीटें कम हो गई हैं और हमारी टिकट भी बुक नहीं हुई और सीटें जो है फिर कम होते होते खत्म हो जाती थी। तो मैं सर कहता कि अरे भाई क्या हो गया। अगर सोचिए, वहां भी उस समय भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हुआ करता था कि 100 रुपए यानी 100 जो सीटें थी उनको, उनके ऊपर पहले से ही हमसे, हमारी रिक्वेस्ट से पहले ही किसी ने बुकिंग डाल रखी थी और हमारी रिक्वेस्ट के दौरान उसकी बुकिंग फाइनल हो जाती थी और इसलिए हमें सीटें नहीं मिलती थी। तो ये कुछ वैसा ही है, मतलब आधे आधे सेकंड में लोग करोड़ रुपए कमा जाते हैं और इसीलिए इस स्कैम का जो एग्जैक्ट अमाउंट है पता करना बहुत टफ है किसी भी व्यक्ति के लिए। और इसमें होता है कि जनरली जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके हमारे जैसे जो अपने मोबाइल से या लैपटॉप्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। क्योंकि भाई देखिए, अब हमारे पास तो फैसिलिटी थी नहीं कि हम एनएससी के सर्वर के एकदम बाजू में जाके बैठ जाएं और जो इन्फॉर्मेशन, जो रेट आना है किसी भी शेयर का, वो सबसे पहले हमें मिले ताकि हम उसमें जो हमें खरीदना है वो हम खरीद ले, जब आगे जाए तो वो रेट बढ़ जाए। क्योंकि रेट बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा जो है उसके लिए ऑफर करेंगे और रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति ने सस्ते दाम पे खरीद रखा है और आगे जाते जाते रेट बढ़ चुका है, अब उसको समझ में आ गया कि भाई चलो ठीक है, 1-2 रुपए का फायदा है, मैं उसको बेच देता हूँ और अपना मुनाफा कमा लेता हूँ। लेकिन ये इलीगल प्रैक्टिस है। अब ये तो था मॉडस ऑपरेंडी और यही है आपका कोलोकेशन। इसी को हम कहते हैं कोलोकेशन। देखिए, ये आपको कोलोकेशन का एक आर्किटेक्चर भी है। देख सकते हैं कि ये जो सर्वर्स हैं, यहाँ पे हमने जो है आपके जो क्लाउड्स वगैरह हैं इनको एक्सेस करा दिया पॉइंट्स के थ्रू। तो अब सर्वर्स सबसे पहले एक्सेस मिल रही है लोगों को, इससे पहले कि जो आम जनता है उनको सर्वर की एक्सेस मिले। तो इसका मतलब यह है कि जब इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होगी तो आप उस इंफॉर्मेशन का यूज भी अपने तरीके से कर सकते हैं। और हुआ इस स्कैम में यही कि जिन भी ब्रोकर्स के पास जो एनएससी के सर्वर के एकदम बाजू में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके पास आधा सेकंड पहले एक इंफॉर्मेशन मिलती और उन्होंने ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हुए थे जो उस आधे सेकंड पहले मिले हुए शेयर के प्राइस को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते थे, या उससे इस तरीके से करते थे कि आगे जाके जैसे ही उस शेयर का प्राइस और बढ़ेगा वो उसको बेच देंगे और वो 1 रुपए 2 रुपए जो है पर शेयर कमा लेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने शेयर भी करोड़ों में खरीदे थे तो उसका उनका मुनाफा भी करोड़ों में जाता था। अब बात करते हैं इस पूरे स्कैम की कहानी की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेबी क्या है। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश तो हुई थी एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में। नया स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है कि भाई अभी ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट से पास हो जाए। और ये स्टैट्यूटरी बन कब गई? 1992 में, 30 जनवरी 1992 में सेबी को जो है पार्लियामेंट ने अपने एक सेबी एक्ट 1992 के थ्रू पास कर दिया और अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है बॉम्बे में या मुंबई में, वहां पे इसका ऑफिस है। अब सेबी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, सेबी ही हमारे देश में रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का। मतलब जितनी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, शेयर या म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है, उन सब को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करती है। मतलब उसके ऊपर एक आंख गड़ा के बैठा रहता है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये सारा काम जो है एक वॉचडॉग का काम है। वो किसका, वो कौन करेगा? वो सेबी करती है। इसीलिए अब स्कैम हुआ तो यहाँ पे सेबी का भी एक रोल बनता है। तो कहानी ये है कि 2015 में
एक विसल ब्लोअर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी स्कैम को उजागर करता है। तो एक विसल ब्लोअर ने सेबी को एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा कि भाई एनएससी में ऐसी कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये गड़बड़ चल कब से रही थी? तो 2010 से 2015 तक ये गड़बड़ चली है, ऐसा अभी तक सामने आया है। तो 2015 में उन्होंने लेटर लिखा सेबी को, और इसके बाद एक मैगजीन है या एक वेबसाइट है मनी लाइफ करके। अब आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि मनी लाइफ ये है किसकी। तो मनी लाइफ याद करिए सुचित्रा दलाल को, ये उन्हीं की स्टार्ट की हुई और कुछ लोग साथ स्टार्ट की हुई एक मैगजीन है और एक प्लेटफॉर्म है मनी लाइफ, जिन्होंने जो है हर्षल मेहता वाला स्कैम जो है उसको अनवील किया था भारत के सामने। तो उन्हीं की एक वेबसाइट और मैगजीन है ये। इस मनी लाइफ ने भी एनएससी के स्कैम के बारे में जो है ना काफी जो है कंप्लेन की लिखना शुरू किया, और उस समय एनएससी को ऐसा लगा कि जो है ये तो गलत बात कह रहे हैं, और उन्होंने मनी लाइफ को जो है कोर्ट में उनके ऊपर केस भी कर दिया। लेकिन मनी लाइफ आप जानते हैं, सुचित्रा दलाल को आप जानते हैं, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने भी अपनी बात जो है वो टिकी रही। अब समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, जिस समय ये स्कैम हो रहा था उस समय ये मैडम आपको बता दूं इस एनएससी को हेड कर रही थी, चित्रा रामकृष्णा नाम है इनका। तो रामकृष्णा मैडम हेड कर रही थी, और जब इसकी जांच होने लगी, सेबी ने इस पर जांच की, तो इनसे जब पूछताछ हुई कि भाई आपको ये पता कैसे नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हर किसी को कोई ना कोई गाइड करता है उनको काम करने को। देखो, किसी को कोई सीनियर गाइड करता है, कोई इंडस्ट्री का वेटरन गाइड करता है। मुझे गाइड करने वाले एक बाबा हैं जो हिमालय में बैठते हैं, और मैं उनसे मेल्स के थ्रू जो है गाइडेंस लेती हूँ। तो सबसे पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको अजीब लगे कि भाई ये बाबा जो सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में क्या जानते होंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ईमेल आईडी है riyagursama@outlook.com, इस ईमेल आईडी से मेरा जो है बाबा से जो है एक कांटेक्ट था, और वो जैसा मुझे बताते थे मैं वैसा ही करती थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मैडम ने इन भाई साहब को, आनंद सुब्रमण्यम, जिनकी सैलरी लमसम 15 लाख रुपए पर एनम थी, उनको हायर किया था एनएससी के अंदर एज अपना एडवाइजर, और इनकी सैलरी हो गई थी लमसम 1.2 करोड़। और इन्होंने बताया कि मैंने बाबा के कहने पे ही इस व्यक्ति को जो है हायर किया था, ऐसा इन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट्स में बताया है। और कमाल की बात यह है कि फिर इन भाई साहब को धीरे धीरे प्रमोशन ही मिलते रहे, और ये एनएससी के सारे भी डिटेल्स, मतलब जितने भी ऐसे डिस्कशंस होते थे जो कि पब्लिक में नहीं आने चाहिए, या फिर वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती थी, उनकी सारी जानकारी जो है इनको होती थी। अब बात उजागर कहाँ से हो रही है? तो अब जब से ये मसला मीडिया में आया और सीबीआई ने इसको जो है अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है, उसके बाद से सीबीआई का ये कहना है कि ये जो बाबा है ये कोई और नहीं, ये अभी हालांकि रिपोर्ट्स ही आ रही हैं, सीबीआई ने भी पूरी तरीके से कहा नहीं है, लेकिन जो भी इसमें फॉरेंसिक ऑडिट्स हो रहे हैं उसमें इसमें प्रिलिमिनरी यही पता लग रहा है कि ये बाबा जो है ये कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम ही है। और चित्रा मैडम जो है इनके इन्फ्लुएंस में आके सारे डिसीजंस ले रही थी। लेकिन अभी भी ये मामला जो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, और इसके ऊपर पूरी तरीके से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो लेकिन बहुत अजीब बात है कि क्योंकि चित्रा मैम जो है वो इंडस्ट्री के एक वेटरन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ऐसा कहना कि वो एक बाबा से जो है जो हिमालयाज में रह रहे थे उनसे सिक्योरिटीज की मार्केट के बारे में वो उनसे परामर्श कर रही थी, ये बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन तब भी सच तो सामने आएगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके ऊपर पूरी तरीके से जांच कर रही हैं, और जल्दी हमें देखेगा कि कोई ना कोई एक्शन भी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये एनएससी का कोर लोकेशन स्कैम समझ में आया होगा कि थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि शेयर मार्केट देखिए जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वही लोग बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, अदरवाइज जनरल पब्लिक को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमसे पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए ऐसे ही यूनिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को, सरकारी परीक्षा को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।